Hi everyone. Don't be afraid your life will end. Be afraid that it will never begin. Today is 18th of July 2023. Let us have a quick discussion of all these important topics. See, the only comparison worth making is yesterday's you and today's you. Focus on growth. Don't compare your life with others. There is no comparison between the sun and the moon. They shine when it's their time. You are you. Repeat after me. You are you. Keep getting better and better. So this is Telegram quiz. Every day in morning we are having 5 such multiple choice questions. Join. Enjoin का मतलब होता है instruct or urge to do something, command, encourage. Perspicacious का मतलब होता है कुशाग्र बुद्धि, having a ready insight into an understanding of things. Befuddled का मतलब उलझना, unable to think clearly, confused or perplexed. Pang है, pang मतलब होता है पीड़ा, a sudden sharp pain or painful emotion. Renaissance मतलब the revival of something that has been dormant. नवयुग, revival, rebirth. So ये vocab words हैं आज के लिए. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. This is C set. देखिए, एक फॉर्मूलेज होते हैं, वो होता है वॉल्यूम का. वॉल्यूम मतलब उसमें कितना कंटेंट आ सकता है, किसी भी शेप में कितना कंटेंट उसके अंदर है, उसको वॉल्यूम बोलते हैं. वॉल्यूम हमेशा 3 डायमेंशनल होता है, एरिया हमेशा 2 डायमेंशनल होता है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट वॉल्यूम, तो हम इसमें ऐसे बातें करते हैं कि एक स्फेरिकल है, एक कोनिकल है, कोई वास है, या फिर कोई बकेट है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर वाटर है, सम कंटेंट है, एटसेट्रा, और वो वॉल्यूम हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं. तो अगर ऐसा सवाल दिया है वॉल्यूम एंड द रेडियस ऑफ बोथ कोन एंड स्फीयर आर इक्वल, देन फाइंड द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द कोन टू द डायमीटर ऑफ द स्फीयर. तो ये स्फीयर है, जैसे कि टेनिस बॉल, ये एक कोन होता है, दिस इज अ कोन. इनके फॉर्मूले हमें पता होना चाहिए. जैसे वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. एक्चुअली ये पाई आर स्क्वायर जो बेस है वो सर्कल है, उसका एरिया हो गया, और ये कोन है तो वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये इसकी हाइट है, ये इसका रेडियस है. तो दिस इज द फॉर्मूला. सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब. दोनों का वॉल्यूम इक्वल है, तो इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए. इससे आपको पता लग जाएगा कि एच और डी ये रेशियो है. बस दिस इज द आंसर. 2:1 इज द रेशियो. जैसे डायमीटर ऑफ अ व्हील, ये व्हील होता है, ये व्हील है, इज 1.4 मीटर. तो ये डाया है, डाया मतलब रेडियस का ट्वाइस. दिस इज डाया फ्रॉम वन एंड टू अनदर पासिंग थ्रू द सेंटर. सो दिस इज 1.4 मीटर. व्हील 500 रोटेशन कर रहा है, लाइक दिस, फिर एक थर्ड रोटेशन, ऐसे 500 रोटेशन है. तो वो कितना ट्रेवल करेगा? एक रोटेशन में सरकमफरेंस कितना आ रहा है? 2 पाई आर, है ना. बट यहाँ पे डी दिया हुआ है, तो 2r इज इक्वल टू डी होता है, तो पाई डी लिख दिया हमने. ऐसे करके हमें पता लगाना है कितने रोटेशंस हो रहे हैं. सो वन सरकमफरेंस में जो आ रहा है 4.4 है, तो वन रोटेशन में 4.4 मीटर है, तो 500 रोटेशंस में कितना होगा? एक में 4.4 है, तो 500 में 500 इंटू 4.44, दैट इज 2200 मीटर. गिव मी फीडबैक. इंस्टेड ऑफ जस्ट गिविंग द क्वेश्चन, मैं डेली ऐसे 2 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा देता हूँ. ये आई थिंक ज़्यादा कन्वीनियंट भी रहेगा. ओके, टेल मी इफ इट इज गुड और नॉट. जैसे पहले मैं केवल सवाल देता था, अगले दिन उसका सॉल्यूशन शेयर करता था. अब मैं 2 सवाल यहीं देन एंड देयर आपको सॉल्व करा दूंगा. तो ये हो गया वॉल्यूम एंड रेडियस. इससे चीजें रिवाइज होती जाएगी हमारी, और डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस भी हम देखते जाएंगे. और ये हो गया डायमीटर ऑफ अ व्हील. आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है. आपको अपने एंड से डेली आंसर लिखना चाहिए. मैं बार बार बता रहा हूँ, प्रीलिम्स की तैयारी सिंसियर स्टूडेंट्स करते हैं, सिंसियर स्टूडेंट्स मेंस की भी तैयारी करते हैं. तो मेंस का साइमल्टेनियसली पढ़िए. ये जून से लेके नवंबर तक का टाइम है, ये मेंस का टाइम होता है. इसमें आपको GS 1, 2, 3, 4 बाय सितंबर क्लास के साथ कंप्लीट करिए. अक्टूबर नवंबर में आप ऑप्शनल तैयार करिएगा. दिस इज़ अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी. एक साथ 10 जगह जाते हैं हम, और कोई भी एक चीज़ अच्छे से नहीं हो पाती है. तो जैसा मैं बता रहा हूँ, जुलाई से आप सितंबर तक, अभी भी 3 महीने हैं मेंस एग्जाम में, सितंबर तक ये पूरा मेंस का सिलेबस तैयार करिए. सितंबर मिड से नवंबर तक आपका ऑप्शनल तैयार होगा, दिसंबर बैकअप होगा, जनवरी से हम प्रीलिम्स मोड में वापस आ जाएंगे.
और ये ज़रूरी है लिखना, बिकॉज आपने देखा है राइटिंग सबसे बड़ा बॉटलनेक आ जाता है, लिखना बहुत ज़रूरी है। सो प्रिपेयर अ शॉर्ट समरी, नीति आयोग, अरेबियन पेनिनसुला और ISRO में बहुत अच्छे सवाल हैं। इन तीनों सवालों पे आप एक शॉर्ट समरी बनाइए, 1 या 2 या 3 पेज का। इस वेबसाइट पे जाइए और पर क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, आप उसको पोस्ट कर दीजिए, डिफरेंट पोस्ट्स में ऐसे पोस्ट कर दीजिए। तो इससे इसको एक रूटीन आता है, रेगुलरिटी आती है और ये बहुत हेल्प होता है। ओके, दिस इज मेंस का कोर्स, इसमें वर्ड हिस्ट्री चालू हो गया है। ये 4 मंथ लॉन्ग कोर्स था, जुलाई में हम आ गए हैं, जून इज ओवर। जून में हमने ऐसे और एथिक्स कंप्लीट किया। जुलाई में हम GS1 और GS1 पूरा कंप्लीट करेंगे जुलाई में। अगस्त में हम GS2 और GS3 कंप्लीट करेंगे। सितंबर हमारा बैकअप रहेगा, 15 दिन में हम रिवीजन करेंगे सारी चीजें। तो दिस इज अगेन अ नो ब्रेनर, फी इज नॉमिनल, आपको बहुत अच्छा यहाँ पे एक्सपीरियंस रहेगा। 9 PM पे ये लाइव क्लासेस होती है। दिस इज प्रीलिम्स 1। मैनी ऑफ यू आर आस्किंग कि इसको थोड़ा डिटेल में कोर्स को एक्सप्लेन करिए। तो ये कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, बायलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों नोट्स भी आई विल प्रोवाइड। 26 मई 2024 हम टारगेट कर रहे हैं। लैंग्वेज बैरियर नहीं होता है, हम जिस रेगुलरिटी, डिसिप्लिन एंड जिस तरीके से चीज़ों को कवर कर रहे हैं, लैंग्वेज बैरियर नहीं होगा। दूसरा, वैसे तो हम सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं, बट साइमल्टेनियसली जितने भी स्टेट PCS होते हैं वो सारी चीज़ें इस कोर्स में आपको कवर हो जाएगी, बिकॉज बेसिक्स आर सेम एवरीवेयर। तो ये है प्रीलिम्स 1, 26 मई 2024 को टारगेट। इसका एक फ़ी है, वो है 5555 111 हमारा स्पेशल नंबर है। हम पहले 5 थीम्स कवर कर रहे थे तो इसका फ़ी 5555 रख दिया था, बट अब इसमें 2 और थीम्स हो गए, बट फ़ी बढ़ नहीं रहा है, फ़ी उतना ही है, दैट इज़ 5555। ये इंटीग्रेटेड होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज UPSC भी अभी हमने देखा, UPSC बहुत बदल गया है। इट इज़ नॉट अबाउट कि हम पीस मील अप्रोच से चीज़ों को देख लें और कवर हो जाए। साइमल्टेनियसली हमें कोर सब्जेक्ट्स, करंट अफेयर्स, MCQ, CSET, रीडिंग राइटिंग, पर्सनालिटी, मेंटरशिप, इन 7 पिलर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये 7 पिलर्स हम बहुत सिस्टमेटिकली थ्रू आउट द ईयर इसको कंप्लीट करेंगे। 11 AM पे 90 मिनट्स की इसकी क्लासेस होती है, 90 मिनट्स की। तो 90 मिनट्स में 60 मिनट्स जो देते हैं हम वो कोर सब्जेक्ट को देते हैं, जैसे अभी ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ हम एनिमेशंस, वीडियोस, MCQ सॉल्व कर रहे हैं, CSET कर रहे हैं और जनरल मेंटरशिप एटसेट्रा की बातें कर रहे हैं। एट द सेम टाइम जो वीकेंड्स हैं, वीकेंड्स हमारे रिजर्व्ड हैं फॉर दिस पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इसमें लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सारे 360 डिग्री ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ दिस प्रीलिम्स एग्जाम इस कोर्स में कवर हो रहा है। द हाईलाइट इज लाइव और रिकॉर्डेड सेशंस दोनों अवेलेबल है। अगर सेशन मिस होता है तो आप इसको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी देख सकते हैं। किसी भी पढ़ाई का, किसी भी क्लासेस का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि वहाँ पे क्या डिसिप्लिन और रेगुलरिटी है या नहीं, क्या टाइम बाउंड मैनर पे सारी चीज़ें कवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो दिस इज अवर हाईलाइट। 11 AM मॉर्निंग प्रीलिम्स क्लास और 9 PM इवनिंग मेंस क्लास। तो ज्वाइन दीज 2 क्लासेस, आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा। सो मॉर्निंग में अभी ज्योग्राफी है और ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन का सारा पार्ट है। न्यूज़पेपर किसी भी टाइप से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, मैं बार बार बता रहा हूँ। न्यूज़पेपर में अभी बहुत सारे एफर्ट्स डाल रहे हैं, चीज़ें और बेहतर होगी अभी, ओके। और न्यूज़पेपर हम नहीं स्किप करने वाले हैं। अभी जो कुछ टाइम से मैं नोट्स शेयर नहीं कर पा रहा था, कल मैं सारे नोट्स कवर करा दूंगा, ओके। सो लेट अस बिगिन। इसको हमको और बेहतर बनाना है, बिकॉज न्यूज़पेपर का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। न्यूज़पेपर इज समथिंग जो एवरीडे मीन्स एवरीडे पे हमें करना है, ओके। ये कैलाशा टेम्पल है, द मैजेस्टिक टेम्पल ऑफ एलोरा। तो लुक एट दिस ब्यूटीफुल टेम्पल, renowned for its wonderful cave temples, the Ellora Caves। ये इंडिया का टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी लिस्टेड है यूनेस्को में। यह मैजेस्टिक टेम्पल में एक्सटीरियर वॉल है, मेन टेम्पल, यहाँ पे कैप्टिवेटिंग पैनल्स है और ये बहुत अच्छा आर्ट फॉर्म्स है जिसमें महाभारत, रामायण फैसिनेटिंग टच दिया है स्ट्रक्चर को। ये जो टेम्पल है इसमें आर्किटेक्चरल एस्पेक्ट इसका मार्वल है। Temple complex is viewed by some scholars as a journey from the material to the spiritual, from the earthly to the celestial and from matter to mind। Very good lines। So ये है एलोरा का टेम्पल। ये जो टेम्पल है इसमें 2 स्टोरी का गोपुरम है एंट्रेंस में और एक गाइगेंटिक एलिफेंट है कार्व्ड आउट ऑफ अ सिंगल रॉक। दिस इज इंपॉर्टेंट, एक सिंगल पीस ऑफ रॉक से ये पूरा बना है, सिंबलाइजिंग स्ट्रेंथ एंड प्रॉस्पेरिटी। वन ऑफ एलोराज आर्किटेक्चरल वंडर है कैलाशा टेम्पल और ये इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप का एक बहुत क्विंटेसेंशियल
एग्जाम्पल है, एक्सक्यूजिट एग्जाम्पल है। द पॉइंट इज कि ये जो पूरा टेम्पल कॉम्प्लेक्स है ना, ये एक रॉक को काट के बनाया है। मतलब टॉप से इन्होंने रॉक को कार्व करना चालू किया और ऐसे करके पूरा टेम्पल कॉम्प्लेक्स बनाया फ्रॉम सिंगल स्लैब ऑफ द रॉक। सो दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आपको पता है वेल्लोर रिवॉल्यूशन विच इज काउंटेड अमंग द फर्स्ट मेजर अपराइजिंग बाय इंडियन सिपॉयज अगेंस्ट द ब्रिटिश, ये हुआ था वेल्लोर फोर्ट 10 जुलाई 1806 पे। ये उदयगिरी एंड खानगिरी की केव्स हैं। यहाँ विटनेस करिए क्राफ्टेड एक्सक्विजिट स्कल्पचर एंड कार्विंग्स टेलिंग टेल्स ऑफ हिस्ट्री। नॉर्थ ईस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट और नॉर्थ ईस्ट का एग्रीकल्चर और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, फॉर्डर पॉइंट्स हैं। मिजोरम में पाम ऑयल यूनिट है, स्पाइस प्रोसेसिंग यूनिट है। नागालैंड में इंटीग्रेटेड कोल्ड स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी है। सिक्किम ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक टी प्रोसेसिंग, एग्रो फूड प्रोसेसिंग, पैकेजिंग यूनिट। ये सारे कीवर्ड्स याद रखने हैं, मेंस में ये दिखने चाहिए। त्रिपुरा में मल्टी प्रोडक्ट पैक हाउस है, इंटीग्रेटेड डिहाइड्रेटेड फ्रूट वेजिटेबल भी यूनिट है, तो एग्रो प्रोसेसिंग। अरुणाचल में वाइन ब्रूइंग यूनिट है, कीवी प्रोसेसिंग यूनिट है। असम में इंटीग्रेटेड फीड मिल प्लांट है, पाम ऑयल यूनिट है। मणिपुर में बैम्बू प्रोसेसिंग यूनिट, जूस प्रोसेसिंग यूनिट। मेघालय में कार्डबोर्ड पैकेजिंग यूनिट, एनवायरमेंटल कंट्रोल लेयर फार्मिंग है। दीज आर वेरी वेरी गुड पॉइंट्स। नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे स्टेट्स हैं वहाँ की हाईलाइट जो हम पे वहाँ पे एफर्ट्स डाल रहे हैं। क्या आप इसको अंजम्बल कर सकते हैं? गेस द फ्रीडम फाइटर रिलेटेड टू द 1857 इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। आप हैं तुकाराम भावराव साठे साहब, रिमेंबरिंग द ग्रेट सोशल रिफॉर्मर, पॉपुलरली अन्ना भाऊ के नाम से आपको जाना जाता था। आपने अपलिफ्टमेंट में काम किया है डिप्रेस क्लासेस और वाइटल रोल है संयुक्त महाराष्ट्र चालावल में। ये है पोर्ट ब्लेयर, यहाँ पे एक नया टर्मिनल बिल्डिंग अभी इनॉग्रेट हुआ है। ईज ऑफ ट्रेवल बढ़ेगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा और कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। तो ये पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट टर्मिनल है। यूपीआई है, तो व्हाट इज यूपीआई? यूपीआई मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो ये एक सिस्टम है दैट एनेबल्स एक्सेसिंग मल्टीपल बैंक अकाउंट्स थ्रू अ सिंगल मोबाइल ऐप। इसमें बहुत सारे बैंकिंग फीचर्स है, इमीडिएट मनी ट्रांसफर है, 24/7 है, 365 डेज है। रिक्वेस्टिंग मनी, शेड्यूलिंग पेमेंट्स, क्यूआर कोड, कन्वीनियंट सॉल्यूशन, ये सारी चीजें यूपीआई ऐप के थ्रू आप कर सकते हो। तो दिस इज अगेन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। यूपीआई इंडिया का एक बहुत बड़ा हाईलाइट है, बहुत बड़ा सक्सेस स्टोरी है फाइनेंशियल इंक्लूजन एक्सेट्रा का। अब हम द हिंदू न्यूज़पेपर में आते हैं। दिस इज जुलाई 18 ट्यूसडे, द हिंदू। सो फर्स्ट इज, इट इज नॉट अबाउट फिक्सिंग रशियन पेमेंट इशू, रूपी दिरहम डील। Then data point है, the risk of heavy reliance on the union government, small states must focus on raising own revenue। तो states को भी own revenue पे वर्क करना चाहिए। ओवर्ट डिपेंडेंसी ऑल द टाइम सेंटर पे करेक्ट नहीं है। ये दिल्ली डिस्प्यूट है, सुप्रीम कोर्ट में सेंड केस टू कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि वेट करते हैं लेजिस्लेटिव डिसीजन में। और कार्डिनल इशू यहाँ पे बताया कि जो दिल्ली का ऑर्डिनेंस है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की तरह माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। इस टॉपिक पे अभी भी हमें थोड़ा वेट करना चाहिए, बहुत ज़्यादा नॉइज है। लेट अस सी अभी सुप्रीम कोर्ट वगैरह क्या बोलती है, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट की बेंच में ये जा रहा है। बाकी दिल्ली का हमें बेसिक्स पता होना चाहिए कि व्हाट इज एनसीटी, व्हाट इज एनसीआर, नेशनल कैपिटल टेरिटोरी, नेशनल कैपिटल रीजन। दिल्ली बिकॉज एक यूनियन टेरिटोरी है, बट एक दिल्ली स्पेशल यूनियन टेरिटोरी है, आर्टिकल 239AA। तो दिल्ली में क्या होता है कि लॉ एंड ऑर्डर, लैंड, पब्लिक जो प्रॉपर्टी और ये चीज़ें जो होती है वो वैसे तो स्टेट गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, पुलिस वैसे तो स्टेट गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, बट दिल्ली के केस में वो सेंटर के पास होती है। तो दिल्ली का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं सेंटर द्वारा अपॉइंटेड होते हैं, तो पोस्ट ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर और पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो अभी लेट अस सी इसमें क्या डिसीजन आता है। तो ये है कैपिटल टेरिटोरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस है। दिल्ली गवर्नमेंट हैज आर्ग्यूड दैट ऑर्डिनेंस टुक अवे इट्स कंट्रोल ओवर सिविल सर्वेंट्स। सिविल सर्वेंट्स जो दिल्ली एनसीटी के हैं वो दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर नहीं बल्कि केंद्र सरकार के अंदर आ रहे हैं। इस बात पे ये पूरा टसल चल रहा है। लेट अस वेट एंड वॉच। यमुना राइजिंग अगेन क्रॉसेस 206 मीटर का मार्क, बी केयरफुल। अप्रोच हाईकोर्ट अगेंस्ट इंटरनेट रीस्टोरेशन। इंटरनेट क्या फंडामेंटल राइट है या लीगल राइट है? टेल व्हाट टाइप ऑफ राइट, या ह्यूमन राइट है? इंटरनेट किस प्रकार का राइट है? राइट टू एक्सेस टू इंटरनेट। रशिया हॉल्स यूक्रेन ग्रेन डील टू पुश इट्स एक्सपोर्ट्स। तो सी, रशिया ने एक ब्रेक थ्रू मेजर वॉर टाइम डील हुआ था, बिकॉज ये जो रशिया हुआ, यूक्रेन हुआ, ये टेम्परेट क्लाइमेट जोन है।
टेम्परेट मतलब यहाँ पे व्हीट कल्टीवेशन बहुत अच्छा होता है, व्हीट कल्टीवेशन। अब बिकॉज व्हीट इज इंपॉर्टेंट स्टेपल डाइट, वॉर हुआ तो वर्ल्ड में व्हीट का सप्लाई शॉर्टेज होने लग गया। तो एक डील हुआ था कि रशिया का जो व्हीट है वो अफ्रीकन कंट्रीज एशिया में कैसे प्रोवाइड किया जाए। तो एक डील था कि जो ब्लैक सी है उसके थ्रू सी ग्रेन इनिशिएटिव था, ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव था, और अग्रीमेंट था कि रशियन जो व्हीट है वो सप्लाई होगा अफ्रीका एंड अदर कंट्रीज में। बट अभी इसमें भी हॉल्ट हो गया है, लेट अस सी। नीति आयोग रिपोर्ट सेज 13.5 करोड़ पीपल लिफ्टेड आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। तो अगर कोई एक प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, रूट कॉज ऑफ ऑल इविल्स, वो है पॉवर्टी। तो पॉवर्टी को दूर करना जरूरी है, और पॉवर्टी के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। पॉवर्टी का मतलब ये नहीं होता है कि पैसे कम है, पॉवर्टी के और भी वैसे मीनिंग्स हो सकते हैं। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी होती है, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, इसको अभी रिव्यू चल रहा है। एक्यूट डेप्रिविएशन है हेल्थ में, एजुकेशन में, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, अगर मल्टी डायमेंशनल वहाँ पे पॉवर्टी है। अर्बन एरियाज में भी कैलकुलेट किया, दोनों स्केल डिफरेंट होती है अर्बन एंड रूरल का। तो ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, इसकी मेथोडोलॉजी है ग्लोबल मेथोडोलॉजी। तो ये डेटा आया है पॉवर्टी स्कोर में। जैसे कुछ राज्यों ने अच्छा नहीं किया है, दिस इज लाइक इम्प्रूवमेंट है, बट अगेन ये राज्य थोड़े पीछे हैं बाकी राज्यों से, बिहार, झारखंड, मेघालय, यूपी, मध्य प्रदेश। ओवरऑल NFHS 4 और NFHS 5 है, इसमें थोड़ा डिफरेंस आया है। जैसे बिहार में 33.7% दिखा रहा है, हाईएस्ट शेयर ऑफ पॉपुलेशन विद मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। ये टॉप 5 स्टेट्स हैं, बिहार, झारखंड, मेघालय, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। तो पॉवर्टी का यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। अब ये नेक्स्ट पेज है, आई ऑन एमिराटी फ्लो। तो अरेबियन पेनिनसुला पे अभी नोट भी बनाना है हमें। ये जो एमिरेट्स है, एमिरेट्स क्या है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, तो इसलिए ये द भी लगा देते हैं, द यूएई, जैसे द यूके होता है। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, तो ये 7 एमिरेट्स है, ये 7 एमिरेट्स मिलके 1 कंट्री बनते हैं और जिसको यूएई बोलते हैं। जैसे द यूनाइटेड किंगडम है, द यूनाइटेड किंगडम में भी इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एटसेट्रा, ये सारे जो कंट्रीज हैं, 4 कंट्रीज हैं, वेल्स, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड एंड 1 मोर कंट्री, तो आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, तो ये मिलके बनाते हैं द यूनाइटेड किंगडम। ऐसे ही 7 कंट्रीज, 7 एमिरेट्स मिलके बनाते हैं द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो अभी प्राइम मिनिस्टर साहब का यह विजिट था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई ने अग्री किया है कि हम लोकल करेंसी में क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन करेंगे। दिस इज रियली नाइस, लोकल करेंसी में क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन अब पॉसिबल हो पाएगा। तो अब क्या होगा, जो पेमेंट है वो इंडियन रुपी में होगा, यूएई का जो दिरहम है वो भी वहाँ पे इंटरचेंज, हम दोनों करेंसी को यूज कर पाएंगे, बायलैटरल टाइज में ये पेमेंट होगा। एक चीज और है कि ये जो पेमेंट सिस्टम है ये बायलैटरल है, इट इज नॉट अबाउट की अदर कंट्रीज, इट इज ओनली अबाउट यूएई एंड दिस इंडिया के बीच का पेमेंट सिस्टम। तो ये बायलैटरल है, तो इससे रिड्यूस हो गया डिपेंडेंस ऑन अ थर्ड कंट्री करेंसी जैसे कि यूएस डॉलर। तो यूएस डॉलर पे अब डिपेंडेंस कम हो गई है। तो अब जितने भी यूएई और इंडिया के टाइज होंगे, सेटलमेंट्स होगा करेंसी का, पेमेंट्स का, वो हम दोनों एक दूसरे करेंसी में पेमेंट कर पाएंगे। तो ये एमओयू अभी 2 बैंक्स के बीच में साइन हुआ। करंट अकाउंट पेमेंट, जिसमें से 2 कंट्रीज के बीच का एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये सब कुछ चीज़ों में परमिटेड होगा। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस भी सेटल हो जाएगा रुपये और दिरहम में, तो करंट और कैपिटल दोनों होगा। इसके लिए लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम दोनों बैंक्स ने किया, इंडियन बैंक एंड दुबई का बैंक, दिस यूएई का बैंक। तो इसमें पेमेंट मैसेजिंग सिस्टम भी होगा और पेमेंट सेटलमेंट भी होगा। इमीडिएट जो बेनिफिट होगा वो होगा सेटलमेंट मैकेनिज्म अभी रुपी दिरहम में स्टार्ट हो जाएगा। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को हेल्प मिलेगा प्राइसिंग द 2 करेंसीज इंडिपेंडेंट ऑफ देयर एक्सचेंज रेट, और अदर कंट्रीज से हम इम्पैक्ट नहीं होंगे जैसे डॉलर और यूरो। तो इंडिया के और एमिराटी के जो बिजनेस पर्सन्स हैं, इनको एक्सचेंज रेट का फ्लक्चुएशन में अब प्रॉब्लम, रिस्क नहीं होगा, वो एक्सपोज नहीं होंगे। तो विदाउट द कंसर्न ऑफ एक्सचेंज रेट रिस्क, अब ये कोट कर सकते हैं टू सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज टू बायर्स इन द अदर कंट्री। सो इससे एक प्रेडिक्टेबिलिटी आएगी और ट्रेड में वॉलेटिलिटी कम होगी। इंडिया यूएई का जो लोकल करेंसी सेटलमेंट है, सिस्टम है, ये एक प्रिकर्सर माना जा रहा है फॉर अदर बायलैटरल करेंसी अकॉर्ड्स विच एज एन आरबीआई इंटर डिपार्टमेंटल ग्रुप ने सजेस्ट किया था। एक्चुअली पूरा वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया डॉलर पे डिपेंडेंसी कम करना चाहता है। हम चाहते हैं हमारी खुद की करेंसी में पेमेंट हो जाए,
जो दो कंट्रीज हैं वो आपस में बायलैटरल अग्रीमेंट कर दे। तो यूएई इज जस्ट द स्टार्ट, ऐसा हम और भी दूसरे कंट्रीज के साथ हम बायलैटरल टाइज करने वाले हैं। अब यूएई के साथ ट्रेड सरप्लस है इंडिया का, widening in the months since the bilateral comprehensive economic partnership agreement came into effect in May 2022। तो एक सेपा भी हमने साइन किया था यूएई के साथ। यूएई अभी बहुत सिग्निफिकेंट है हमारे आईआर वर्ल्ड में। तो विद द यूएई ट्रेड सरप्लस विद इंडिया, मतलब यूएई ज्यादा हमको सेंड कर रहा है, हम यूएई से ज्यादा इंपोर्ट करा रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। तो ये जो अभी बायलैटरल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट हुआ, तो पॉसिबली है कि रुपी दिरहम पेमेंट से ये और ज्यादा ट्रेड डेफिसिट वाइडन हो सकता है। तो एमिराटी बिजनेस नीड टू सी रेम्यूनरेटिव एवेन्यूज टू डिप्लॉय द पोटेंशियल रुपी फ्लो शुड दे ऑप्ट टू रिसीव पेमेंट्स इन द इंडियन करेंसी। तो दिस इज अगेन वेरी नाइस। और करेंसी जो होगा, अब सी एक और डेवलपमेंट हो सकता है कि यूएई जो है वो एक करेंसी का एंट्रीपोर्ट बन जाए। ये क्या होता है, जैसे सिंगापुर होता है, सिंगापुर से फिर बाकी सब जगह पेमेंट हो रहा है, मतलब सिंगापुर से बाकी सब जगह नॉर्मल जो लॉजिस्टिक्स होता है उसका सामान डिलीवर होता है, शिप्स एटसेट्रा। तो सिंगापुर इज वन सच टाइप ऑफ पोर्ट। तो सिमिलरली यूएई एक सच टाइप ऑफ पोर्ट बनेगा। तो यूएई के थ्रू हम बाकी करेंसी बाकी जगह भी पेमेंट हो पाएगा। तो यूएई एक लाइक ऑफ हब बन जाएगा। इधर से रशियन सप्लाईज भी हो सकती है, बिकॉज अभी हम चाइनीज युआन पे भी ओपन हो रहे हैं, एक्सपोज हो रहे हैं। सो वेस्टर्न एशियन कंट्रीज में दिरहम एक गेटवे बन जाएगा और दिरहम के थ्रू हम सब जगह पेमेंट कर देंगे। तो यूएई के साथ हमारे नेचुरल टाइज भी है। पहले यूएई में 1960s में गल्फ में डी फैक्टो इंडियन रुपी चलता था एज अ करेंसी, तो ये वापस रीस्टोर हो पाएगा। तो ग्लोबल एनवायरनमेंट है, बिजनेस यहाँ पे बेस कर सकता है, कोल्ड इकोनॉमिक लॉजिक है, पॉलिसी मेकर्स भी है, तो एक्सचेंज वोलेटिलिटी यहाँ पे कम होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एक तो दुबई अपनी इमेज मेकओवर में लगा हुआ है, क्योंकि जो गल्फ कंट्रीज हैं वो अभी तक ऑयल के नाम से जानी जाती थी, ऑयल के नाम से जानी जाती थी, बट ये फॉसिल फ्यूल ऑयल के अब ज्यादा दिन बचे नहीं है, डेज आर नंबर्ड। सो नाउ ऑल द कंट्रीज जो गल्फ कंट्रीज हैं, चाहे वो सऊदी हुआ या फिर दुबई हुआ, एवरीवन, अभी कतार में वर्ल्ड कप हुआ था, क्यों हुआ था, दे आर ट्राइंग टू मेक ओवर, चेंज मेक ओवर, इमेज मेक ओवर, और वो एक वाइड सेट ऑफ इकोनॉमीज को अपने यहाँ इनवाइट भी कर रहे हैं। तो दुबई एक वर्ल्ड सिटी के रूप में डेवलप हो रहा है। अल्काराज सीम्स टू हैव अशर्ड इन अ न्यू एरा इन मेंस टेनिस, तो इट इज रियली गुड। अभी विंबलडन चैंपियन है और ये टेनिस है। अ कॉमन सिविल कोड स्पेलिंग इक्वालिटी फॉर एवरी इंडियन, इसमें प्राइमरली जो बात लिखा है ना वो यूसीसी का है। इसको अगर मैं समराइज करूं, पूरे जो इसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं इसको समराइज करें ना, तो एक ही थीम है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है आर्टिकल 44। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बाकायदा मेंशन है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर ये लिखा हुआ है कि कंट्री को डीपीएसपी आर्टिकल 44 अचीव करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, आर्टिकल 44 अचीव करने के लिए। तो अब इसमें आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है कि जो फैमिली है, फैमिली में बहुत सारे जो कुछ नियम्स होते हैं, रूल्स होते हैं, कुछ होते हैं वो रिलीजियस हो जाते हैं, कस्टम्स हो जाते हैं, और इंडिया में बहुत डाइवर्सिटी है तो हर जगह नए नियम, नए कस्टम्स, नए रूल्स देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में रिलीजियस फ्रीडम है या नहीं है, रिलीजियस फ्रीडम है, बट द पॉइंट इज ये जो सर्टेन रूल्स होते हैं, जैसे कि मैरिज हो गया, जैसे कि सक्सेशन हो गया, जैसे कि प्रॉपर्टी, एंसेस्टर, ये इन सब का ट्रांसफर कैसे होना है, जैसे कि जो मैरिज रिलेटेड डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, ये जितने भी पॉइंट्स होते हैं ना, इनके ऊपर जो सिविल सोसाइटी का, सिविल का एक यूनिफॉर्म कोड होना जरूरी है, सिविल कोड, कि एज अ इंस्टीट्यूशन मैरिज कैसे वर्क करेगा या फिर इनहेरिटेंस कैसे होगा, इन सब चीजों में। दूसरा, अक्सर ये देखा गया है कि जो हमारे कस्टम्स हैं और जो हमारी रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी है, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे ह्यूज जेंडर इनसेंसिटिविटी देखी जाती है, जेंडर इनसेंसिटिविटी यहाँ पे क्लियर कट पैट्रियार्की देखी जाती है। और यहाँ के जो रूल्स हैं, कस्टम्स हैं, फैमिली के रूल्स, प्रथाएं एटसेट्रा, ऐसा है कि ये आउटराइटली कई बार ये लाइक डिसरेस्पेक्टफुल भी होती है और अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ वुमेन भी। सो दैट इज वाई हम डाइवर्सिटी को रेस्पेक्ट करते हैं, जो कल्चरल रिलीजियस जो एस्पेक्ट्स है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, वी रेस्पेक्ट दैट, बट एट द सेम टाइम सर्टेन रिफॉर्म्स आर नेसेसरी। सो ऑल्दो इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, वी रेस्पेक्ट ऑल द रिलीजन्स, प्रैक्टिसेस एटसेट्रा, बट एट द सेम टाइम देयर आर केसेस जिसमें जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो फिर
सुप्रीम रहता है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम रहता है। बिकॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज है उसमें लिखा हुआ है कि हमें साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, हमें प्रोग्रेसिव थॉट्स होने चाहिए, हमें जो चीज़ों को जो कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस भी है उसको ओवरकम करना है। तो इन सारी चीज़ों के लिए अभी एक यूसीसी का बात चल रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि क्या इससे, बिकॉज इंडिया इज़ अ वेरी डाइवर्स कंट्री, ट्राइबल आइडेंटिटी भी है, तो वहाँ पे डिफिकल्टी तो नहीं आएगी। द पॉइंट इज इस पूरे मैटर को विद कंसल्टेशन एंड अकोमोडेटिंग द एप्रीहेंशंस एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। सो दिस इज यहाँ पे बताया ताकि हमारी कस्टम्स एंड डाइवर्सिटी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। एट द सेम टाइम हम एक मॉडर्न कंट्री में हमें डेवलप होना है, मॉडर्न, प्रोग्रेसिव और साइंटिफिक टेम्पर, इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी, इन सब चीज़ों पे हमें आगे बढ़ना है। सो दिस इज द होल लाइक थीम ऑफ दिस आर्टिकल। ओके, तो ये पूरा, और यही सेम चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने भी बोला था, बाबा साहिब ने बोला था, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करते वक्त डिबेट में भी बात आई थी कि ग्रेजुअली विद कंसल्टेशन फेज्ड मैनर पे हम यूसीसी की तरफ आगे बढ़ेंगे। ओके, अब बिल दैट फेंसेस इन द राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई, इसमें आरटीआई रिलेटेड अभी जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल आ रहा है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, और जो आईटी एक्ट है 2000, इसका भी अभी अमेंडमेंट की बात है। लेट अस वेट एंड वॉच। अभी 20 तारीख से अभी सेशन चालू होगा, इसको हम जब बिल प्रॉपर प्रेजेंट हो जाएगा तब हम इन डेप्थ देखेंगे। डिस्प्यूट सेटलमेंट्स दैट हैव नो पैरेलल, risk of small states, heavy reliance on union government, big problem small states. See, this is again a big cause of worry. How are cheetahs faring in India? बिफोर दैट यमुना का वाटर लेवल बढ़ रहा है, फॉक्सकॉन अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाएगा, ग्लोबल मिनिमम टैक्स अभी इतना है, चाइना रिपोर्ट रिकॉर्ड टेम्परेचर, और ये स्वीडन वॉर ऑन यूक्रेन, स्वीडन ने यूक्रेन को हेल्प करने का प्लेज किया। तो इंडिया का जो चीता रिलोकेशन प्रोग्राम है ये बहुत एम्बिशियस है। चीता का कुछ अभी डेथ भी हुआ है। तो द पॉइंट इज, क्या इंडियन कंडीशन में एक्लिमेटाइजेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, एनक्लोजर रिजर्व में प्रॉब्लम आ रहा है, और कैसे हम इस जो स्ट्रैटेजी है इसको रीट्वीक करें। तो कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में चीता रिलोकेशन हुआ है। चीता प्रोजेक्ट क्या है? चीता वैसे तो इंडिया में मिलता था, एशियाटिक चीता, बट फिर वो एक्सटिंक्ट हो गया इन वाइल्ड। तो आज की डेट में एशियाटिक चीता फ्यू नंबर्स ईरान में बस मिलते हैं, इंडिया में वाइल्ड में नहीं मिलते। जो नया चीता आ रहा है ये चीता अफ्रीकन चीता है, अफ्रीकन। तो इसमें हमने अटेम्प्ट किया है कि हम 5-10 एनिमल चीता हर साल लाएंगे और 35 चीता की एक स्टेबल पॉपुलेशन कूनो नेशनल पार्क के आसपास हम बनाएंगे। और ये जो चीता है ये नामीबिया से हम लेके आ रहे हैं। चीता अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका, नामीबिया में भी रहता है, पर इंडिया का प्लान है कि हम उसे नेचुरल अनफेंस्ड वाइल्ड कंडीशंस में भी चीता को ग्रो करें। तो 11 ट्रांसलोकेटेड चीता अभी यहाँ पे आए और इनको एनक्लोजर में रखा गया, जिसको बोमाज नाम दिया गया। एक्लिमेटाइजेशन करने की बात थी। अब मेडिकल रिव्यू ने क्या बताया, बिकॉज कुछ चीता का भी डेथ हुआ है, कि चीता के गले में जो कॉलर बांधा था उस कॉलर में इन्फेक्शन हो गया और मैगेट्स, कीड़े पड़ गए। ये जो मैगेट्स थे वो रेडियो कॉलर फिटेड में चीता की नेक में आए, और फिर इसमें ये देखा गया कि जो कॉलर है वो पॉलीस्टाइरिन से बना हुआ है, जिसमें RFID चिप भी होता है एनिमल को ट्रैक करने के लिए। तो पॉसिबली बिकॉज इंडिया का जो मॉनसूनल कंडीशन है, डैम्प होता है, मॉइस्चर होता है, तो इसके कारण इन्फेक्शन आ गया। प्लस जो कैट्स होती है ये खुद को लिक करके क्लीन कर लेती है, पैरासाइट्स वगैरह जो होते हैं उन जिनके घाव भर जाते हैं, जब भी इनको चोट लगती है ना, अपने एनिमल्स को देखा होगा वो लिक करते हैं और दे गेट वेल। द पॉइंट इज बिकॉज ऑफ कॉलर वो ऐसा कर नहीं पाए। प्लस इंडिया में लायंस, टाइगर्स, लेपर्ड्स, एलिफेंट्स में भी हम कॉलर लगाते हैं, बट दीज एनिमल्स यहीं बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुए हैं, तो ग्रेजुअली वो अक्लेमेटाइज्ड है। बट ये चीता अफ्रीका से आया तो वो हो सकता है यहाँ पे अक्लेमेटाइज नहीं हो पाया। सो अभी सब हियर से है, हम कॉन्क्लूडिंग वे में कुछ नहीं बोल सकते। बट द पॉइंट इज कि ये जो चीता है यहाँ पे एक्लेमेटाइजेशन में हमें ध्यान देना चाहिए। चीता को वैसे भी एक ह्यूज रेंज चाहिए होता है, चीता फास्टेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड है, और ये यहाँ पे विद अलॉन्ग विद प्रे, बेस, टेरेन एटसेट्रा में भी हमें वर्क करने की जरूरत पड़ेगी। तो कुछ यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया, रीनल इन्फेक्शन, कार्डियोवास्कुलर, फाइट भी हो गया, तो काफी सारे नंबर्स लॉस हुए हैं। इवन जो न्यूबॉर्न जो चीता थे, कब्स थे, उनमें भी डिफिकल्टी आया है। तो एक और बात है कि चीता एक्चुअली रोर भी नहीं करता है, म्याऊ करता है चीता, लाइक अ कैट।
और चीता देखने में देखा जाए तो ये वीकेस्ट कैट्स में माना जा सकता है, बिग कैट्स में वीक रहता है ये काफी, और इसका सर्वाइवेबिलिटी वैसे भी कम होता है। इवन अफ्रीका में भी डेथ्स बहुत होती है। 10% रूल होता है कि 100 कब्ज में से केवल 10 ही बड़े होते हैं, सेमी एडल्ट होते हैं, और उसमें से भी करीब 10% ही फुल्ली ग्रोन एडल्ट होते हैं। तो डेथ रेट वैसे भी इनमें ज्यादा होती है। बट द पॉइंट इज कि हमें क्या कूनो के अलावा गांधी सागर मध्य प्रदेश में भी एक बेस बनाना चाहिए। सो दिस इज चीतास फेयरिंग इन इंडिया। हॉलीवुड राइटर्स एंड एक्टर्स ऑन स्ट्राइक, और ये है नो योर इंग्लिश, नो योर इंग्लिश। सो इसमें लिखा हुआ है कि डेली और एवरीडे में क्या होता है। डेली मतलब रोज का वर्क है, डेली डेली है, तो दैट इज कॉल्ड डेली बेसिस में। एक होता है एवरीडे। एवरीडे में अगर गैप नहीं है मतलब वो लाइक नॉर्मल वर्क है जो डेली हो रहा है, जैसे न्यूज़पेपर आ रहा है, नो, डेली डजन सेट ऑफ एक्सरसाइज जो डेली हो रहा है, तो दिस इज डेली, प्रतिदिन। एवरी डे ऐसे लिखा है और एक ही वर्ड में लिखा हुआ है विदाउट एनी गैप, तो दोनों में डिफरेंस होता है। जब सेपरेटेड है, दो डिफरेंट वर्ड्स है, तो इसका मतलब ईच सिंगल डे होता है, अकरिंग ईच डे वॉन और यूज्ड ऑन ऑर्डिनरी डेज, कॉमन प्लेस में। और जब एवरी डे है, जब एवरी डे लिखा हुआ है बिना किसी गैप के, तो इट इज लाइक कि इट इज लाइक अकरिंग ईच डे, इट इज अकरिंग इन ईच डे। और एवरी डे मीन्स ईच सिंगल डे, ईच सिंगल डे। जैसे कि दिस इज एन एक्सपीरियंस, एवरीडे एक्सपीरियंस फॉर मी, दिस इज रिटन इन एवरीडे लैंग्वेज, एवरीडे लैंग्वेज। तो ये थोड़ा दोनों में डिफरेंस होता है, दोनों में गैप देखते हैं, एवरी डे और एवरीडे, एवरीडे। ओके, तो दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द डिफरेंस। ओके, ऑलराइट। देन दोनों में अगर गैप है तो हर सिंगल डे आ रहा है, और अगर गैप नहीं है मतलब इट इज लाइक कि नॉन ऑर्डिनरी यूजुअल टाइप का है, मतलब डे टू डे एक्टिविटी टाइप का है, लाइक दैट। ओके, देन इसका दूसरा वर्ड है, दिस इज इक्विटेबल एंड इक्वेबल। इक्वेबल मतलब रेगुलर मॉडरेट है, नॉट गिवन टू एक्सट्रीम्स, इट इज जनरली यूज्ड विद पीपल और क्लाइमेट। इक्वेबल है, इक्वेबल पीपल, लाइक दैट। बैंगलोर एंजॉयज एन इक्वेबल क्लाइमेट। इक्विटेबल का मतलब फेयर है, जस्ट है, इम्पार्शियल है, डील है, फूड, डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। ओके, सो दिस इज इंग्लिश, प्रोनाउंसिएशन इज फनी, तो क्यू को के से प्रोनाउंस करते हैं, और ये होता है लाइक इक्वेटेबल, इक्वेटेबल, लाइक दैट। ओके, एक्वेबल, एक्वेबल। ओके, सो दिस इज इंग्लिश। और जो नेक्स्ट है ये इक्विटेबल है। ओके, देन इसके बाद मेटाफोर है। मेटाफोर मतलब ही इज लाइक अ लायन, वी मीन दैट ही हैज अ सर्टेन क्वालिटी और क्वालिटीज एसोसिएटेड विद द लायन, ही इज अ लायन, लाइक दैट। ही इज अ फॉक्स, तो फॉक्स की क्वालिटी वहां पे दिखा रहे हैं। तो एक तो मेटाफोर होता है, एक स्माइली क्या होता है, व्हाट इज अ स्माइली, टेल। देन रेस्टिव मतलब इम्पेशेंट, रेस्टलेस, बोर्ड है, डिफिकल्ट टू मैनेज। क्वाइट है, रेस्टिव लेटिन वर्ड में रीस्टेयर भी होता है। इरेसिबल का मतलब होता है शॉर्ट टेम्पर्ड है, टेम्परामेंट हॉट टेम्पर्ड है, हॉट हेडेड है, क्विकली अराउज टू एंगर, कैरेक्टराइज्ड बाय एंगर। तो एज अ सिविल सर्वेंट हमें शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं होना चाहिए, मर्क्यूरियल भी नहीं होना चाहिए। US hands over 105 antiquities to India following agreement, so this is good, back to origin. न्यू ड्रोन पॉलिसी अभी आने वाली है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होंगे। नाउ सी, रुपी दिरहम डील इज बायलेटरल। एनवॉय ने बताया कि ये बायलेटरल जो डील है ये बायलेटरल है, मतलब इंडिया और यूएई स्पेसिफिक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम डी डॉलराइज करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, इट इज जस्ट कन्वीनियंट इंडिया एंड यूएई की कन्वीनियंस के लिए। तो इससे इंडिया एंड यूएई का जो ट्रेड है उसमें ट्रांजेक्शन ईजी होगा। वर्ड मल्टीलेटरल है, और जो वर्ड है थर्ड जो कंट्रीज हैं, एक्चुअली थर्ड कंट्रीज क्या होती थी, फर्स्ट जैसे कैपिटलिस्ट यूएसए वाली हो गई, फिर सेकंड हो गई से यूएसएसआर सोशलिज्म, और जो बाकी सब अलग थी वो हो गई थर्ड कंट्रीज, थर्ड वर्ल्ड। तो ये प्योरली बायलेटरल एक्चुअली क्लैरिफाई किया जा रहा है यहाँ पे कि इट इज नॉट अ स्टेप टुवर्ड्स डी डॉलराइजेशन, इट इज जस्ट अ कन्वीनियंस जो इंडिया और यूएई के बीच में है। जैसे देखिए 85 बिलियन डॉलर का ट्रेड होने लग गया है इंडिया और दिस दुबई के बीच में, यूएई के बीच में, और रशिया के साथ भी पेमेंट है। लेट अस सी, तो हम ये भी चाह रहे हैं कि जो हमारा पेमेंट हो वो दोनों के लिए एफिशिएंट रहे। एससीओ का समिट था, ब्रिक्स का भी समिट था, और यहाँ पर भी डॉलर का ऑल्टरनेट करेंसी ढूंढने की बात हो रही थी। अभी G20 का भी समिट है, दुबई में COP28 का समिट भी होने वाला है जिसपे बात होगी। सो ये अग्रीमेंट्स हुए हैं। इसके अलावा दुबई के साथ एयर सर्विस अग्रीमेंट भी है, एयर सर्विस अग्रीमेंट है टू कंट्रीज में जिसके अभी नेगोशिएशंस चल रहे हैं। लेट अस वेट एंड वॉच। दुबई एक फेवरेट डेस्टिनेशन हो गया है टूरिस्ट, ट्रेडर्स, बिजनेस पर्संस का अग्रीमेंट एक्सेट्रा। तो दुबई भी एक्चुअली दे वांट इंडियन टूरिस्ट टू कम टू दुबई, और दैट इज वाई ये सारे स्टेप्स यहाँ पे लिए जा रहे हैं।
रीजनल इश्यूज हैं और दुबई ट्रेडिशनली इंडिया का लाइक अ गुड फ्रेंड रहा है। तो यूएई का जो डिसीजन है श्रीनगर G20 मीटिंग में, कई बार इसको ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन में टर्की, सऊदी, इजिप्ट ने एट टाइम्स यहाँ पे क्वेश्चंस भी रेज किए, बट इन जनरल यहाँ पे हमें दुबई के साथ सपोर्ट मिला है। देन डीआरडीओ का प्रोपल्शन सिस्टम इन फोकस एज इंडिया एक्सपेक्ट्स 3 मोर स्कॉर्पिन सबमरीन्स आएंगी, और ये होगा एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन जो डेवलप्ड है बाय डीआरडीओ। तो फ्रांस के साथ 3 मोर सबमरीन्स अभी आने वाली है, ये डील है। 3 वर्कशॉप टूल्स एक्सेट्रा में हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो फ्रांस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू डिफेंस। डीआरएम्स का शिफ्ट हुआ है। मंगला नारिलकर, मैथमेटिशियन एंड साइंटिस्ट, पास्ड अवे। एंड देन दिस इज वर्ल्ड न्यूज। सोलोमन आइलैंड्स, यूएस एनवॉय, पाक, सिंगापुर पार्लियामेंट। ये रशिया का एग्जिट है यूएन ब्रोकर डील टू एक्सपोर्ट यूक्रेनियन ग्रेन वाया ब्लैक सी। नेतन्याहू है मार्कर ऑफ लॉस, तो यहाँ पे रिलेटिव है विक्टिम्स। MH17 एक जो प्लेन था, ये पैसेंजर प्लेन था और ये यूक्रेन से फ्लाई हो रहा था वॉर जोन में, और इसको अटैक से ये प्लेन क्रैश हुआ, ये क्रैश हो गया और लाइफ लॉस हुआ। MH17 ये एम्स्टर्डम टू कुआलालंपुर जा रहा था और यूक्रेन में इसको एक मिसाइल ने हिट किया था, शॉट डाउन। नेबरिंग कंट्रीज, नाउ सी द आयरनी, नेबरिंग कंट्री कॉज फॉर राइज इन टेरर अटैक इन पाकिस्तान। पाकिस्तान का स्टेटमेंट है, नेबरिंग कंट्री कॉज फॉर राइज इन टेरर अटैक्स इन पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान में टेरर अटैक हो रहे हैं और उसके लिए नेबरिंग कंट्री जिम्मेदार है। ये इंडिया को नहीं टारगेट कर रहे, ये बता रहे हैं दिस इज अफगानिस्तान। सो दैट इज व्हाई आई कीप ऑन टेलिंग, ये जो टेररिज्म का रास्ता है ना, इस रास्ते का कोई दिस फ्यूचर नहीं है। टेररिज्म जो है ये एक फ्रैंकेस्टाइन मॉन्स्टर है। पाकिस्तान ने डोमेस्टिक जो पॉलिसीज थी, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को एज अ टूल किया अगेंस्ट इंडिया। अभी यही जो फ्रैंकेस्टाइन मॉन्स्टर है ये बाइट कर रहा है पाकिस्तान को। नेबरिंग कंट्री कॉज फॉर राइज इन टेरर अटैक्स इन पाकिस्तान। Heat wave bakes southern Europe, sparkling warning to citizens to stay inside, drink water and limit exercise. Heat global warming. Ashok Leyland, RBI detail as standard operating procedures SOP for banks to help expedite rupee trade. Okay. तो ये तरीका होगा, लेट अस सी, वेट एंड वॉच। सो बैंक्स नीड टू फॉलो डिटेल्ड प्रोटोकॉल, प्रूफ, इनवर्ड रेमिटेंस कैसे आ रहा है, रुपी ट्रेडिंग मैकेनिज्म कैसा है। हम रुपी को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रेड में ज्यादा से ज्यादा यूज करना है। स्पिल ओवर है फ्रॉम स्पाइक इन प्राइसेस ऑफ टोमेटो इज अ मेजर कंसर्न फॉर इन्फ्लेशन। टमाटर बहुत महंगे हो गए। देन HDFC दुबई ने विजिटर अराइवल 23% ज्यादा हो गया है दुबई में। US India working to make investment easier for energy transition. ये है कार्लोस, विंबलडन चैंपियन। एंड देन दिस इज नेक्स्ट पेज, द लिंक बिटवीन एंडोमेट्रियोसिस एंड एन इन्फेक्शियस बैक्टीरियम बताया है साइंस एंड टेक। ये वेब स्पेस टेलीस्कोप है, रीडिस्कवर स्टार फॉर्मेशन रीजन। ये वेब टेलीस्कोप बहुत इंपॉर्टेंट टेलीस्कोप है, 2021 में इसको लॉन्च किया था और इट इज अ ह्यूज टेलीस्कोप। हब्बल टेलीस्कोप को रिप्लेस किया था वेब टेलीस्कोप ने, और हमें डीप स्पेस की बहुत सारी बातें पता चल रही है। ह्यूमैनिटी, हमने कुछ सिग्नल्स भी डिटेक्ट किए हैं जो डीप स्पेस से हमें रिसीव हुए हैं। ओके, तो दिस इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये क्या विजुअल है, ये एक कॉम्प्लेक्स प्लेन एक्सिस, दिस इज साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक कई बार बहुत टिपिकल साइंस एंड टेक आ रहा है द हिंदू में, इतना जरूरत हमें नहीं होता है। अब हम आंसर राइटिंग देखते हैं। दिस इज 12 जुलाई। 3 टॉपिक्स थे, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इंडिया की पॉपुलेशन, पॉवर्टी एंड रेमेडियल मेजर्स। सी, लेट अस सी द सबमिशंस। रफी ने देखो कितना बढ़िया से टेबल बनाया है। जब भी हम पोस्ट करते हैं ना, इसको हॉरिजॉन्टल करें, इसे रोटेट करके पोस्ट करें तो इसको पढ़ना इजी आ जाएगा। देखो हमने बहुत अच्छे से टेबल बना दिया, दिस डिफरेंट बॉडीज, उनके आर्टिकल्स लिख दिए और उसमें इंपॉर्टेंट बातें भी लिख दी। वंडरफुल, जैसे ये है, सी दिस इज वेरी नाइस, वेरी गुड। तो हम जितना ऐसे नोट्स बनाते हैं ना, इतना ही हमें हेल्प होती है। ये चीज रिवीजन में बहुत काम आता है और जब हम लिख के देखते हैं तो चीजें याद हो जाती है। इंडिया की पॉपुलेशन में बताया आपने, और पॉपुलेशन के पॉजिटिव नेगेटिव्स। अब देखो एरो की बजाय 1 2 3 4 लिखे हैं हम यहाँ पे, और जो भी कॉपी में लिख रहे हैं ना, हम एक ब्लैंक A4 साइज का पेपर ले सकते हैं, 2 स्केल मार्जिन ड्रॉ करें और उसमें लिखने की कोशिश करें। जितना ज्यादा लिखेंगे उतना ही बेनिफिट होगा। पॉवर्टी है, वेरी नाइस है ना, इसको भी वर्टिकल पोस्ट करें हम। गुड, वेरी गुड।
सी दिपेश, बहुत अच्छा वर्क कर रहे हो आप, वेरी गुड। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में बताया आपने, इंडिया की पॉपुलेशन है, पॉवर्टी एंड देन रेमेडियल मेजर्स भी है, वंडरफुल। हरजिंदर, दिस इज गुड, पॉवर्टी देन आर्टिकल्स, वेरी नाइस। सी पॉपुलेशन इन इंडिया, तो हम ऐसे सिस्टमेटिक सब इंडिविजुअल पोस्ट कर सकते हैं इससे, और सिमेट्री आ जाएगी क्वेश्चंस में, है ना। तो वन पोस्ट वन क्वेश्चन। हरजिंदर, ये टैबुलेशन बहुत अच्छा बनाया है, इसको अपने डेस्क में पेस्ट करना है और देखते रहना है, इससे डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं, इस बार प्रीलिम्स में भी आए थे, वेरी नाइस। नंदनी, नंदनी ने बहुत अच्छे से टैबुलेट किया है चीजों को, वेरी गुड। अब सी डायग्राम, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वी ड्रॉ डायग्राम्स, ज्योग्राफी का मतलब डायग्राम्स होता है, वेरी नाइस। अमरजीत ने हिंदी में लिखा, अब देखो कितना अच्छे से हमने प्रेजेंटेशन पे ध्यान दिया तो चीजें और बेहतर हो गई। प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है, प्रेजेंटेशन प्रोजेक्शन मैटर्स अ लॉट। तो ये चीज हमें स्पीड से सीखना है कि अच्छे से अपनी बातों को हम रख पाए। दिस इज वेरी नाइस, वेरी गुड। मंजू, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, दिस इज पॉवर्टी एब्सोल्यूट, और देखो दिस सेग्रीगेशन इज गुड, तो हेडिंग सब हेडिंग्स भी होनी चाहिए, दिस इज रियली नाइस। नंदिनी, दिस इज गुड, सी दिस डायग्राम इज सो नाइस, फ्लो चार्ट इज वेरी गुड, रेमेडियल मेजर्स। वेनु, वेरी गुड। अब देखो ऐसे हमने कॉलम बनाया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, हम ना कुछ जगह अंडरलाइन भी कर सकते हैं, ऐसे अंडरलाइन, वेरी गुड। पैराग्राफ्स में लिखा है, फिर ये 1 2 3 4, वेरी गुड, दिस इज अगेन रियली रियली नाइस। पैराग्राफ, वेरी गुड, वेरी नाइस, ऑलराइट। सो दिस इज रियली गुड। राइटिंग बहुत जरूरी है, मैं रोज यही बात बोलता हूँ, राइटिंग बहुत जरूरी है, और राइटिंग इंप्रूव करना है हमें, ओके, प्रेजेंटेशन बेहतर करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।